तो बेसिकली अपन जनरल पैथो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने अभी तक हीमोडायनेमिक्स डिसऑर्डर्स अपन बेसिकली डिस्कस कर रहे थे जनरल पैथो में, जिसमें अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। तो जिसमें अपन ने एक एम्बोलिज्म पढ़ लिया, दूसरी चीज़ क्या पढ़ी, इन्फेक्शन पढ़ लिया था। अब अपन तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट थ्रोम्बोसिस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियोज़ रहेंगी आने वाली एक या दो या तीन वीडियोज़ रहेंगी, बेसिकली ये रहेंगी थ्रोम्बोसिस पे। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर बचेगा आपका शॉक, जिसके साथ सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद छोटे छोटे एडिमा और क्या होंगे, हीमरेज, कंजेशन, हाइपरीमिया, इन सब के ऊपर एक छोटी छोटी वीडियोस बन जाएगी और उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। बट बेसिकली ये जो चार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पैथोलॉजी के एक्सपेक्ट से हो, आगे क्लिनिकली मेडिसिन के एक्सपेक्ट से हो, इन सब में अगर देखें तो ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अब अपन तीसरा थ्रोम्बोसिस की बात कर रहे हैं। थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस बेसिकली प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस है ना। बट बेसिकली ये जो सॉलिड मास है इसको अपन थ्रोम्बस कहते हैं। ठीक है, बट बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी डेफिनेशन में, इन सर्कुलेटिंग ब्लड। ये सर्कुलेटिंग ब्लड मेंशन करना ज़रूरी था। क्यों मेंशन करना ज़रूरी था? क्योंकि बेसिकली एक और चीज़ होती है पोस्टमॉर्टम थ्रोम्बस। इसमें क्या होता है, आफ्टर द डेथ ग्रेविटी के कारण हमारे ब्लड का फ्रैक्शनलाइजेशन हो जाता है। कैसा फ्रैक्शनलाइजेशन हो गया ब्लड का? मान लीजिए कोई वेन है, ये मान लीजिए कोई वेन है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें वेन में बेसिकली नीचे की तरफ मान लीजिए ये ऊपर की साइड है, अप साइड या डाउन साइड, डाउनवर्ड साइड। तो मरने के बाद नीचे की तरफ जितने ही अपने ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये आ जाते हैं। इसके ऊपर आपका प्रोटीन बेसिकली प्लाज्मा सेक्शन आ जाता है, आपका प्लाज्मा प्रोटीन का सेक्शन आ जाता है। तो ये भी एक तरह का थ्रोम्बोसिस है, पोस्टमॉर्टम थ्रोम्बोसिस। फॉरेंसिक पैथोलॉजी की बात करें तो फॉरेंसिक पैथोलॉजी में ये बात पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि जो ब्लड के अंदर थ्रोम्बोसिस है वो पोस्टमॉर्टम थ्रोम्बोसिस है या एंटीमॉर्टम थ्रोम्बोसिस। आगे अपन एक वीडियो बनाएंगे क्लिनिकल ओरिएंटेड वीडियो, उसमें अपन इनके बारे में सबके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बट बेसिकली यहाँ पे इतना बताना जरूरी था कि अपन जिस थ्रोम्बोसिस की बात कर रहे होते हैं वो होता है सर्कुलेटिंग ब्लड में। ठीक है, बेसिकली मरने के बाद जो पोस्टमॉर्टम थ्रोम्बोसिस है वो सर्कुलेटिंग ब्लड का नहीं हुआ, वो स्टेगनेंट ब्लड का हुआ, है ना। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन सर्कुलेटिंग ब्लड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लोइंग ब्लड। अब ये फ्लोइंग ब्लड के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं, फाइब्रिन्स होते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें अपने आरबीसीज भी होते हैं और ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं। बेसिकली हम सब ने एक थ्रोम्बस तो देखे ही है ना। तो उसमें अपन ने बहुत बार देखा है कि वो कैसा कलर का होता है। बहुत बेसिक बात करें तो वो रेडिश वाइट होता है ना। कुछ रेड चीज़ें होती है, कुछ वाइट फाइबर्स होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, रेड तो है एंट्रैप्ड आरबीसीज, वाइट चीज़ें फाइब्रिन। बट बेसिकली अगर ये वाइट चीज़ों की अपन बात करें तो ये प्लेटलेट्स और जो ल्यूकोसाइट्स से इनके फाइबर्स के फॉर्म में, इनके मैशवर्क के फॉर्म में बीच में वाइट थ्रेड्स अपन को देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में अपन बेसिकली थ्रोम्बोसिस की ईटियोलॉजी, कि थ्रोम्बोसिस कैसे होता है आपके ब्लड में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वर्चोस्ट्रैड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीन चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होती है थ्रोम्बस बनने के लिए। या तो वेसल वॉल खुद, मान लीजिए ये वेसल है तो इसमें तीन चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है। या तो इसकी वेसल वॉल में कोई गड़बड़ हो गई, या इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है ना, ब्लड फ्लो किसी रेट से हो रहा होगा, उस ब्लड फ्लो की रेट में कोई गड़बड़ हो गई, या जो ब्लड खुद फ्लो हो रहा है उसमें कोई गड़बड़ हो गई। ये वीडियो चल तो रही है? हाँ चल रही है। या कोई जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें खुद में कोई चेंज हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? अगर मान लीजिए जो ब्लड है उसमें खुद में कोई चेंज हो गया तो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेगा। ब्लड फ्लो में चेंज हो गया तो उसके कारण एंडोथेलियल सेल की इंजरी हो जाती है, ठीक है। या एंडोथेलियल सेल की इंजरी हो गई तो ब्लड फ्लो में चेंज होएगा। ये सब चीज़ें एक दूसरे से कंप्लीटली रिलेटेड है। बट बेसिक बात इतनी है, या तो चेंज होगा वेसल वॉल में, जैसे क्या हो सकता है एंडोथेलियल सेल की इंजरी, या चेंज होगा ब्लड फ्लो में जिसमें क्या हो सकता है स्टेसिस या टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, या चेंज होगा ब्लड में खुद में कि वो खुद ब्लड ही हाइपर कोएगुलेबल है,
मतलब उसकी कोएगुलेबिलिटी बढ़ रही है। ये 3 चीज़ें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर अपन एंडोथेलियम इंजरी की बात करें तो एंडोथेलियम इंजरी में 2 तरह की इंजरी होती है। तो फिजिकल इंजरी, अगर अपन फिजिकल इंजरी की बात करें मतलब एंडोथेलियल सेल का डैमेज हो रहा है। ठीक है, या क्या हो सकता है एंडोथेलियल सेल का डिसफंक्शन। इसमें किसी भी तरह का डैमेज नहीं हो रहा है, इसमें एंडोथेलियल सेल के डिसफंक्शन में किसी भी तरह का डैमेज नहीं हो रहा है। उसके बावजूद कुछ ऐसी एंडोथेलियल सेल्स आ गई है, मतलब एंडोथेलियल सेल्स बेसिकली थ्रोम्बोजेनिक बन गई है कि एंडोथेलियल सेल्स खुद ही ऐसी नई एंडोथेलियल सेल्स एक तरह से इंड्यूस हो गई है जो खुद आगे थ्रोम्बस फॉर्मेशन में मदद कर रही है। ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं फिजिकल डैमेज। फिजिकली डैमेज कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? तो फिजिकली डैमेज इंपॉर्टेंट है हार्ट या फिर आर्टरीज। इनकी अगर बात करें तो यहाँ पे फिजिकल डैमेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो बेसिकली हार्ट और आर्टरीज में क्या होता है, फ्लो रेट। आप एक बात बहुत कॉमन समझो, अगर आपको कोएगुलेशन करवाना है, ब्लड में थ्रोम्बस फॉर्मेशन करवाना है, तो 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ प्लेटलेट का एडिशन, दूसरी चीज़ प्रोकोएगुलेंट फैक्टर्स का एक्टिवेशन, है ना। बेसिकली ये 2 चीज़ें होनी तो बहुत ज़रूरी है, प्लेटलेट एडिशन और प्रोकोएगुलेंट फैक्टर्स का एक्टिवेशन। साथ में अगर देखें तो एंटीकोएगुलेंट का इनिबिशन। ऑब्वियस है, प्रोकोएगुलेंट वो है जो कोएगुलेशन करवाएंगे, एंटीकोएगुलेंट वो है जो मतलब जो कोएगुलेशन को रोकते हैं। तो अगर आपको थ्रोम्बोसिस करवाना है, आपको थ्रोम्बस फॉर्मेशन करवाना है, तो क्या करवाना है? प्रोकोएगुलेंट को तो बढ़ाना है और एंटीकोएगुलेंट को कम करना है। अब बेसिकली क्या होता है, हार्ट की बात करो या आर्टरीज की बात करो, हार्ट और आर्टरीज में ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है। ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है। इस तेज ब्लड फ्लो के कारण ना तो वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन हो पाती है, ना वहाँ पे कोई भी अगर कोएगुलेशन फैक्टर बचा है तो वो वहाँ पे स्टेबल रह पाता है, वो इतने तेज ब्लड फ्लो के साथ बह जाता है। बेसिकली यही प्रॉब्लम हो रही थी ना। इसलिए एंडोथेलियल सेल इंजरी मान लीजिए, तो यहाँ पे किस कारण से होता है थ्रोम्बोसिस? एंडोथेलियल सेल की इंजरी के कारण। ये एंडोथेलियल सेल की इंजरी क्या है? तो बेसिकली एंडोथेलियल सेल की इंजरी प्रमोट करती है प्लेटलेट एडिशन को। एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी प्रमोट करती है प्लेटलेट एडिशन को एट द साइट ऑफ इंजरी। कैसे प्रमोट करती है? तो देखो, ये हालांकि मैं तब करवा चुका हूँ, नॉर्मली हाई फ्लो रेट उसके कारण एडिशन वगैरह रहता है, तो ऐसा मत सोचना कि मैं जस्ट नीचे आ गया था। जो जो चीज़ें मैं समझा दी है वो सारी, मतलब जो जो चीज़ें लिखी है वो सब मैं समझा रहा हूँ। फिर मैं आपको एसेस खींचने का भी एक बार टाइम दे दूंगा। इसके बाद अगर अपन बात करें तो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए एंडोथेलियल सेल्स का डैमेज हो गया। ठीक है, एंडोथेलियल सेल का हो गया डैमेज, उसके कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक्सपोजर हो जाता है ना। बेसिकली जो एक्सपोजर हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, ईसीएम का, यही मदद करता है प्लेटलेट एडिशन में। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है? तो दूसरी बात देखो, बेसिकली ये क्या करवाता है, फिजिकल लॉस ऑफ एंडोथेलियम, लॉस ऑफ लीड टू एक्सपोजर ऑफ सब एंडोथेलियल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसके कारण एडिशन ऑफ प्लेटलेट्स होती है। साथ में कुछ टिश्यू फैक्टर्स रिलीज होते हैं। अब बेसिकली ये टिश्यू फैक्टर्स क्या है? तो ये टिश्यू फैक्टर नन अदर देन प्रोकोएगुलेंट। अपन ने बोला था प्रोकोएगुलेंट एक्टिविटी बढ़ती है, तो कुछ टिश्यू फैक्टर्स रिलीज होते हैं। साथ में लोकल डिप्लीशन ऑफ प्लाज्मिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2। ये प्लाज्मिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 क्या है? ये एंटीकोएगुलेंट, एंटी थ्रोम्बिक फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली इनकी चीज़ों की हो जाती है कमी, जबकि प्रोकोएगुलेंट की हो जाती है इंक्रीज। तो बेसिकली यही चीज़ हो रही है, यही प्रॉब्लम हो रही थी हाई फ्लो रेट में, जो एंडोथेलियल सेल्स की डैमेज से ठीक हो गई। मतलब ठीक इन दैट सेंस वहाँ पे अब थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मान लीजिए बिना किसी डीन्यूडेशन या बिना किसी डिस्क्रप्शन ऑफ एंडोथेलियम के एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो गया। एंडोथेलियल डिसफंक्शन यानी एक ऑल्टर्ड स्टेट जिसमें जो एंडोथेलियल सरफेस है वो खुद बन गई थ्रोम्बोजेनिक या एबनॉर्मली एडेसिव टू प्लेटलेट्स वगैरह, प्लेटलेट्स और के लिए एबनॉर्मली एडेसिव हो गई। तो उसके कारण क्या होगा, जो भी प्रोथ्रोम्बिक और एंटी थ्रोम्बिक एक्टिविटी है अपने, उसके बीच में जो नॉर्मली इक्विलिब्रियम रहता है कि प्रोथ्रोम्बिन जितना है उतना ही एंटी थ्रोम्बिन है, ताकि ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो। बट अब क्या हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन ये इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। किस तरफ शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम? इस तरफ। मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिविटी तो बढ़ रही है और एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी कम हो रही है ना। तो जब प्रोथ्रोम्बिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, मतलब कोएगुलेशन बढ़ेगा, और एंटी कोएगुलेंट का क्या काम था, उसको रोकना, वो कम हो रही है। बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी ऑल्टर्ड हो रहा है, ऑल्टर एंडोथेलियम डिसफंक्शन हो रहा है, तो बेसिकली प्रोथ्रोम्बिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण थ्रोम्बोसिस होता है।
अगर अपन बात करें कि किस किस कंडीशन में ये चेंज होती है, तो हाइपरटेंशन, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स, रेडिएशन इंजरी या कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ जैसे होमोसिस्टेनीमिया, हाइपरकोलेस्ट्रोनीमिया, इन सब में बेसिकली क्या हो रहा है, तो इन सब में बेसिकली होता है एंडोथेलियल सेल्स का डिसफंक्शन। ठीक है। और अगर अपन बात करें फिजिकल इंजरी के क्या क्या कॉज होते हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि एक वीडियो अपन पूरी क्लिनिकली ओरिएंटेड बनाएंगे, शायद तीसरी वीडियो होगी वो, जो पूरी क्लिनिकली ओरिएंटेड होगी। इसमें केवल बेसिक बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स लिख सको। बाकी मैं हर को थर्ड वीडियो में समझा दूंगा। जैसे एंडोकार्डियम इंजरी, मान लीजिए एमआई के कारण हो रही है, मतलब बेसिकली फिजिकल इंजरी हो रही है। अपन ने बोला था हार्ट में होगी वो इंजरी या आर्टरीज। बेसिकली फिजिकल इंजरी कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हार्ट में या आर्टरीज में। हार्ट में कौन सी होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, या कोई कैथेटर लगाते हो ट्रॉमा हो गया हार्ट के चैम्बर्स में, या जो हार्ट के वॉल्स हैं उसके ऊपर वेजिटेशंस आ गए, जैसे इन्फेक्टिव कार्डाइटिस के केस में आते हैं। ठीक है। या आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स आ गए, या वस्कुलाइटिस हो गया, या कैपिलरीज, जो स्मॉल कैपिलरीज है उसमें भी DIC, डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग हो गई। ठीक है। तो इन सब केसेस में क्या होता है, इन सब केसेस में फिजिकल इंजरी होती है एंडोथेलियल सेल की, जिसके कारण ये सब मैकेनिज्म होता है, जिसके कारण थ्रोम्बोसिस बनता है। जबकि इन केसेस में क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, तो एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, जिसमें ये मैकेनिज्म होता है और इसके कारण थ्रोम्बोसिस होता है। बेसिकली अपन ने पहली चीज़ क्लियर कर दी। अब अपन दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं, फ्लो रेट में, अगर ब्लड फ्लो की रेट में चेंज हो रहा है उसके कारण भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, तो आप दो बातें देखो। नॉर्मली क्या होता है, लेमिनर ब्लड फ्लो रहता है, जिसमें क्या रहता है, जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो बीच में से फ्लो करते हैं। जबकि जो प्लाज्मा के कंपोनेंट है, ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट अगर बीच में से फ्लो करेंगे तो बीच, और प्लाज्मा के जो कंपोनेंट है वो पेरिफेरी पर फ्लो करते हैं। ठीक है। धीमे धीमे प्लाज्मा के कंपोनेंट के पेरिफेरी पर फ्लो कर रहे हैं, जबकि सेलुलर कंपोनेंट बीच में फ्लो कर रहे हैं, जिसके कारण जो यहाँ पे बीच में ल्यूकोसाइट है, प्लेटलेट्स हैं, वो एंडोथेलियल सेल के कांटेक्ट में नहीं आ रही, क्योंकि इनके बीच में एक बहुत पतली लेयर प्लाज्मा की है जो रोक रही है। क्योंकि जैसे ही एंडोथेलियल सेल के वो कांटेक्ट में आएंगे वो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तो होता है नॉर्मल ब्लड फ्लो। अब किसी तरह का टर्बुलेंस हो गया। अब टर्बुलेंस क्यों हो सकता है, क्योंकि कभी एंडोथेलियल इंजरी या एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है तो टर्बुलेंस हो सकता है, या एंडोथेलियल इंजरी और डिसफंक्शन के कारण भी टर्बुलेंस हो सकता है, और टर्बुलेंस के कारण भी एंडोथेलियल इंजरी और डिसफंक्शन हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब टर्बुलेंस होएगा तो ये हो सकता है, ये होएगा तो टर्बुलेंस हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ काउंटर करंट्स बनते हैं। स्टेसिस होता है, बेसिकली काउंटर करंट्स बनते हैं और साथ में स्टेसिस फॉर्मेशन होता है। स्टेसिस अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड बहुत धीमे धीमे फ्लो होता है। बेसिकली कॉम्पैक्ट आरबीसीज बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती हैं और बहुत धीमे हाईली डेंस्ड हो जाता है ये, और धीमे धीमे फ्लो हो रहा है। ठीक है। बेसिकली ये कॉज है वीनस थ्रोम्बोसिस का। स्टेसिस ज़्यादातर कॉज होता है वीनस थ्रोम्बोसिस का। अगर अपन बात करें तो टर्बुलेंस क्या करते हैं, तो आपको दो चीज़ें तो बेसिकली दिमाग में होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या होती है, प्लेटलेट को एडिशन करवाएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रो कोएगुलेंट को बढ़ा देगी और एंटी कोएगुलेंट को कम कर देगी, है ना। अगर आपको ये दो चीज़ें याद है तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हो। एक तो मैंने आपको बोला ही था कि जब भी टर्बुलेंस होगा एंडोथेलियल इंजरी होगी, जब भी एंडोथेलियल इंजरी होगी टर्बुलेंस होगा। तो टर्बुलेंस क्या करता है, एंडोथेलियल इंजरी करवाता है। दूसरा क्या करवाता है, प्लेटलेट्स का एडिशन करवाता है एंडोथेलियम से। तीसरी चीज़ क्या करवाता है, तो तीसरी चीज़ करवाता है वो जो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसके डाइल्यूशन को रोकता है, मतलब बेसिकली प्रो कोएगुलेंट को बढ़ा रहा है। चौथी चीज़ क्या कर रहा होता है, एंटी कोएगुलेंट को कम कर रहा है, यानी जो भी क्लॉटिंग फैक्टर के इनिबिटर्स है उनके फ्लो को प्रिवेंट करता है कि भाई वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर के इनिबिटर्स नहीं जाए। और लास्ट चीज़ वापस वही प्रो कोएगुलेंट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मतलब इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ प्रो कोएगुलेंट। तो बेसिकली टर्बुलेंस इस तरह से क्या करवाता है आपके, बेसिकली टर्बुलेंस इस तरह से आपके थ्रोम्बस फॉर्मेशन करने में मदद करता है। अब टर्बुलेंस कैसे बन सकता है, तो बेसिकली जब नॉर्मल ब्लड फ्लो में किसी भी तरह का ऑल्ट्रेशन आता है, मतलब किसी भी तरह का कोई इंटरप्शन आता है। आप एक एग्जांपल लीजिए, नदी, जब तक नदी सीधी बह रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लीजिए नदी के बीच में आ गया कोई पत्थर, तो अपन ने बहुत बार देखा है, अपन सब किसी न किसी नदी के पास तो कभी ना कभी गए हैं, तो उस पत्थर के पास ही कल कल नदी की आवाज़ आती है ना। उस पत्थर के पास अलग आवाज़ आती है, उस पत्थर के पास आपको झाग दिखते हैं, बबल्स, है ना। बेसिकली उस पत्थर के पास ही तो टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट हो रहा है। ठीक उसी तरह से अपनी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जो बनते हैं वो बेसिकली उसी तरह के पत्थर की तरह बिहेव करते हैं। मान लीजिए कोई प्लेक बन गया जिसके कारण यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है। और क्या कारण हो सकता है, एन्यूरिज्म, बेसिकली इस तरह की कोई आर्टरी हो गई
तो यहाँ से यहाँ पे आते वक्त तो टर्बुलेंट फ्लो हो गई, लेमिनर फ्लो डिस्टर्ब हो गई, जैसे डायमीटर चेंज हो रहा है वैसे। या हार्ट में अगर कुछ बात करें तो एक्यूट एमआई, बेसिकली इसमें क्या होता है, तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट ऑफ हार्ट इंक्रीज हो जाता है, या कुछ कार्डियक एन्यूरिज्म्स में। या कहाँ पे देखने को मिलता है, जब खुद ब्लड ही हाइपर विस्कस हो गया, जैसे पॉलीसाइथीमिया वेरा, या फिर सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल सेल एनीमिया में सिक्कल शेप आरबीसीज हो जाते हैं जो खुद ब्लड फ्लो की रेट को चेंज करते हैं। या कुछ वेरिकोसिटीज़ हो गई, वेन में वेरिकोसिटी हो गई, वेन वेरिकोसिटीज़ के कारण भी तो डायलेशन हो रहा है ना, उसके कारण भी आपके बेसिकली ब्लड फ्लो चेंज हो रहा है। तो जहाँ पे भी ब्लड फ्लो चेंज हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, ये 5 चीज़ें हो रही है। बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, काउंटर करंट्स बनते हैं, स्टेसिस बनते हैं, जो ये 5 चीज़ों को करवाते हैं। ठीक है, और ये 5 चीज़ें मिलके क्या करवाते हैं, ये 5 चीज़ें मिलके थ्रोम्बोसिस करवाते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो हाइपर कोएगुबिलिटी, मतलब ब्लड खुद ही हाइपर कोएगुलेबल है। ठीक है, मतलब ब्लड खुद ही ऐसा है कि वो तो कोएगुलेट हो गई होगा। ठीक है, जिसमें कुछ प्राइमरी कॉज होते हैं, कुछ सेकेंडरी कॉज होते हैं। इंपॉर्टेंट कॉज केवल 2 प्राइमरी इंपॉर्टेंट है और 2 सेकेंडरी कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्राइमरी 2 सेकेंडरी आपको याद होने चाहिए, और कुछ याद हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। अगर प्राइमरी क्लॉट मतलब कॉजेज़ की बात करें, मतलब जेनेटिक कॉज बेसिकली, तो एक होता है लीडेन म्यूटेशन। बेसिकली लीडेन म्यूटेशन कुछ नहीं है, लीडेन नीदरलैंड में एक जगह है। ठीक है, जहाँ पे इस तरह के म्यूटेशन को पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए उस सिटी के नाम पे इस म्यूटेशन को रखा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन हो रहा है, फैक्टर 5 का सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ग्लूटामिन चेंज हो जाता है आर्जिनिन के, तो आर्जिनिन सब, जिसके कारण क्या होता है, जो नया फैक्टर 5 बनता है वो बेसिकली प्रोटीन सी के क्लीवेज से रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली मैं आपको एक मतलब समझाता हूँ। क्या होता है, अपने बॉडी में कुछ प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, ये दोनों विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन सी और प्रोटीन एस ये क्या करते हैं, बेसिकली ये फैक्टर 8 एक्टिवेटेड और फैक्टर 5 एक्टिवेटेड है ना, इनको बेसिकली इनएक्टिवेट करके कोएगुलेशन को रोकते हैं, मतलब एक तरह से एंटी कोएगुलेंट की तरह बिहेव करते हैं। अब क्या हो रहा है, अब मान लीजिए इसमें कोई लीडेन म्यूटेशन हो गया। अब लीडेन म्यूटेशन के कारण क्या होगा, जो फैक्टर 5 एक्टिवेशन है प्रोटीन सी उसको तोड़ नहीं सकता, उसको क्लीव करके उसको इनएक्टिवेट नहीं कर सकता। अब बेसिकली अपने जो ब्लड है उसमें यूजुअली प्रोटीन सी तो उस ब्लड के कोएगुलेशन को रोक देता है, जैसे ही कोएगुलेशन का काम कंप्लीट हुआ उस वैसे ही उसको रोक देगा, थ्रोम्बस बनने के बाद उसको रोक देगा। लेकिन कुछ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है, जैसे लीडेन म्यूटेशन में हाइपर कोएगुलेबल स्टेट हो गई, वहाँ पे वो फैक्टर 5 जब टूटते ही नहीं है तो वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन बनता रहेगा। स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें तो 2 से 15% कोकेशंस में देखने को मिलता है, या फिर इनमें भी जो पेशेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस के शिकार होते हैं, है ना, वो हाई रिस्क फैक्टर है। एक और इंपॉर्टेंट बात करें तो बेसिकली लीडेन म्यूटेशन खुद कोई ज़्यादा डेंजरस कंडीशन नहीं है, बट हाँ इसके बाद अगर कोई पेशेंट या ससेप्टेबल पेशेंट प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट कर लेता है, या प्रेगनेंसी केस हो जाता है, ठीक है, या कोई लंबे सफ़र पे चला जाता है, एयरप्लेन में लंबे टाइम तक बैठा है, तो उसके इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग होने लग जाती है, जो वाकई एक सीरियस कंडीशन है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अपन ने पहले लीडेन म्यूटेशन की बात करी, एक और चीज़ होती है जिसमें प्रोथ्रोम्बिन जीन में म्यूटेशन हो गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉइंट म्यूटेशन है वो भी, जहाँ पे 3' अनट्रांसलेटेड रीजन में होता है, ये बेसिकली वीनस थ्रोम्बोसिस का कॉज होता है। एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो होता है जब ब्लड में होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन जीन तो वीनस थ्रोम्बोसिस करवा रहा था, होमोसिस्टिन जब लेवल बढ़ता है तो आर्टेरियल और वीनस थ्रोम्बोसिस दोनों तरह के थ्रोम्बोसिस देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, तो जब भी होमोसिस्टिन लेवल बढ़ता है तो होमोसिस्टिन के मेटाबोलाइट्स और फाइब्रिनोजन के बीच में एक थायोएस्टर बॉन्ड बनने लग जाता है, जो बेसिकली एक तरह से ब्लड को कोएगुलेट करने लग जाता है। थायोएस्टर बॉन्ड जो बनता है ना, ये ब्लड को कोएगुलेट करने लग जाता है। अब अपन बोलते हैं ये जेनेटिक क्यों है होमोसिस्टिन लेवल, तो एक एंजाइम होता है 5-510 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, इसकी जब कमी हो जाती है जेनेटिक कॉजेज़ के कारण, तो अपन के ये होमोसिस्टिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो फॉलिक एसिड, विटामिन B12, पायरिडॉक्सिन दो, जो बेसिकली होमोसिस्टिन का क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म कराएगा, और ये कंडीशन पैदा नहीं होगी। तो ये तो थे अपने जेनेटिक कॉजेज़। अब कुछ एक्वायर्ड कॉजेज़ है जो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, HITS, हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिक सिंड्रोम। इसमें ये कब होता है, जब भी अपन अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन एडमिनिस्टर कर देते हैं।
तो क्या होता है, कुछ बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती है। वो एंटीबॉडीज़ किससे बाइंड होती है, वो हिपेरिन और प्लेटलेट फैक्टर 4 से बाइंड होती है, या हिपेरिन लाइक, अब ये प्लेटलेट फैक्टर 4 तो प्लेटलेट के ऊपर होता है, या हिपेरिन लाइक और प्लेटलेट फैक्टर 4 लाइक सब्सटेंस जो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर होता है, उसके साथ बेसिकली एंटीबॉडीज़ बाइंड हो जाती है। बेसिकली ये बाइंड होते ही क्या करवाती है, तो बेसिकली एंटीबॉडीज़ बाइंड होते ही प्लेटलेट का एग्रीगेशन, एडिशन, एक्टिवेशन करवाएगी, जिसके कारण प्लेटलेट कंजप्शन शुरू हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बेसिकली क्या हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ही हो रहा है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? क्योंकि जो प्लेटलेट है उसका कंजप्शन हो रहा है। उसका कंजप्शन कौन कर रहा है, जो एंटीबॉडीज़ बन रही है हमारी बॉडी में, एक तरह से ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में बन रही है वही इनका कंजप्शन कर रही है। ठीक है, और इसके ज़्यादा सिमिलर एक और कंडीशन होती है जब फोंडापेरेनोक्स जो फैक्टर 10 का इनिबिटर है, ठीक है, वो भी सिमिलरी कंडीशन को पैदा करता है। तो बेसिकली ये पता होना चाहिए कि हिट्स है ना, क्यों होता है इन्फेक्शनेटेड हिपेरिन, और इसमें कौन सी एंटीबॉडीज़ किसके साथ बाइंड होती है, तो हिपेरिन और प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ बाइंड होती है। इसके जैसी एक और डिजीज़ है, नॉट इसके जैसी बट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्स गाइनी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, जिसको ल्यूपस एंटीकोएगुलेटेड सिंड्रोम भी कहते हैं। रिकरेंट अबॉर्शन का एक बहुत कॉमन कॉज है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कुछ ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी मतलब हमारी बॉडीज़ में कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती है जो प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर बेसिकली जो कुछ फॉस्फोलिपिड्स कुछ प्लाज्मा प्रोटीन को इंड्यूस करते हैं, उसके ऊपर जो एपिटोप्स है उनके साथ बाइंड होती है। स्पेसिफिकली अगर अपन किसकी बात करें तो एंटी बीटा 2 ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन, इनके साथ वो बाइंड हो जाती है। ठीक है, अगर अपन बात करें तो उसको ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट सिंड्रोम क्यों कहते हैं, तो ल्यूपस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ है, अगर अपन इन विट्रो बात करें तो ये कोएगुलेशन को बढ़ाती है, जबकि इन वीवो बात करें तो ये कोएगुलेशन को कम करती है, इसलिए इसको ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, या तो ये डायरेक्ट कॉज हो सकता है जिसको तो बोलेंगे प्राइमरी, ये खुद ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसके कारण ये हो सकती है कंडीशन, जिसको बोलते हैं सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डिजीज़ मतलब ये एंटीबॉडीज़ जो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, अपला सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, अपला सिंड्रोम, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, अपला सिंड्रोम में जो एंटीबॉडीज़ बन रही है ना, वो बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट दे सकती है सिफिलिस के लिए, क्योंकि सिफिलिस का जो स्टैंडर्ड होता है ना वो होता है कार्डियोलिपिन के अंदर। सिफिलिस का स्टैंडर्ड किसके अंदर होता है, कार्डियोलिपिन के अंदर। और बेसिकली ये एंटीबॉडीज़ भी अपने में किसके अगेंस्ट बनती है, तो फॉस्फोलिपिड इंड्यूस्ड कुछ प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कार्डियोलिपिन। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ खुद भी कार्डियोलिपिन के अंदर मतलब खिलाफ बन रही है। तो जब अपन सिफिलिस की टेस्ट में उन कार्डियोलिपिन इंड्यूस्ड स्टैंडर्ड को डालते हैं तो एंटीबॉडीज़ उनके साथ बाइंड हो जाती है और अपन को ऐसा लगता है कि ये पेशेंट सिफिलिस का है, लेकिन नहीं, वो पेशेंट सिफिलिस का नहीं होता है। ये बात अपन को पता रहनी चाहिए कि अपला सिंड्रोम के पेशेंट फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं सिफिलिस के लिए। तो बेसिकली ये तो था ईटियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, ये वाकई इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको वापस एक बार बुक से अच्छे से देख लेना। बिग रॉबिन्स को मैंने फॉलो किया था इसके लिए। अपन अगली वीडियो में मिलते हैं। बेसिकली अब अगली वीडियोज़ अपन किस पे बनेंगे, तो अब इस पर 2 वीडियोज़ और बन जाएगी। एक वीडियो जो एग्ज़ाम स्पेशल होगी, एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो बनेगी आर्टीरियल वर्सेस वीनस थ्रोम्बोसिस, जो यूनिवर्सिटी पेपर के हर बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, आर्टीरियल वर्सेस वीनस थ्रोम्बोसिस। और एक वीडियो बनेगी अपनी क्लिनिकल, जिस क्लिनिकल में अपन सारी कंडीशंस की बात कर लेंगे जिसमें थ्रोम्बोसिस हो सकती है, और अपन इनके बारे में एंटी मॉर्टम, पोस्ट मॉर्टम थ्रोम्बोसिस, इन सब के बारे में भी बात कर लेंगे। तो बेसिकली ये था, होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।